नमस्कार। डीडी राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बाल अधिकार और संरक्षण के विषय पर। कहते हैं कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वही हमारे देश की कमान आगे भविष्य में संभालते हैं। हमारे देश के सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हों, उन्हें अपने विकास करने के लिए समान अवसर मिले, वो किसी भी तरीके के शोषण के शिकार ना हो। इसीलिए हमारे देश के कानूनों में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, यही जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे एक्सपर्ट शिव भगवान नागा जी से। आप सदस्य हैं राजस्थान बाल संरक्षण आयोग से। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राखी जी। नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों का। बहुत अच्छा लगा मुझे इस कार्यक्रम में आकर के और डीडी राजस्थान के बारे में जिस तरीके से जो ये आपका कार्यक्रम चलता है, हम लगातार दर्शकों के माध्यम से जो हमारे पास फीडबैक आते हैं और विशेष तौर पे राजस्थान बाल संरक्षण आयोग में हम पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं, उसमें जो फीडबैक आता है डीडी राजस्थान के माध्यम से, हम बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जिनको ये मानो कि हम हमारे संज्ञान में लेते हैं। ऐसे कई न्यूज़ ऐसे आते हैं, ऐसे केसेज आते हैं जिनको देख करके हम संज्ञान लेते हैं और उनका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। सर, कहा जाता है कि देश का जो भविष्य है वो बच्चे हैं। अगर हमें देश का विकास करना है तो सबसे पहले बच्चों का विकास करना होगा, उन्हें संरक्षण प्रदान करना होगा। आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम ठीक है, सही भी है। निश्चित तौर पे बच्चे देश का भविष्य है, आने वाली पीढ़ियां हैं। जब बच्चे सही दिशा पे होंगे, सही परिकल्पना करेंगे अपने नए देश की, नए देश के भविष्य की, तो निश्चित तौर पे जो भगत सिंह जी ने जिया, गांधी जी के सपनों का भारत जी, या फिर यूँ कहें कि राजीव जी का युवा भारत, इन सब चीज़ों की परिकल्पना यदि हम कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनको अधिकार देने पड़ेंगे, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। वर्तमान युग में आज से पीछे के जो टाइम थे वो टाइम अलग था। उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतराल हो गया, गैप हो गया। और आधुनिक रूप में जो ये संचार क्रांति हुई है, चाहे मोबाइल का कमाल मान लो, या ऐसे कई केसेस हैं जो कि आने वाले समय में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। उन विषयों को लेकर के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने की ज़रूरत है, यही मेरा मानना है। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि बच्चों के खिलाफ मुख्यतः कौन कौन से अपराध किए जाते हैं जिनके वो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं? देखो राखी जी, बच्चों के अपराध की जहाँ तक बात है, अपराध में 0 से 14 साल तक के बच्चे जिनको गंभीर रूप से, जैसे मान लो ये बाल श्रम करवाया जाता है, जिसमें गंभीर रूप से बाल श्रम करवाने का भी कई जगह कार्य होता रहता है। बाल आयोग उसमें काफ़ी सतर्कता के साथ हमारी वो टीमें हैं, चाहे वो बाल आयोग हो, अनेक सारी NGOs हैं, उनके माध्यम से हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए जी। तो ऐसे अपराध में बाल श्रम के मामलों, इसके अलावा बहुत सारी छेड़छाड़ की घटनाएं, और कोविड काल के बाद तो मैं समझता हूँ ये घटनाएं बहुत ज़्यादा आने लग गई, क्योंकि कोविड के बाद परिस्थितियाँ बहुत चेंज हुई है, अभिभावकों का और उनके परिवार की स्थिति अलग हुई है। उस चक्कर में बच्चों को काम पे भी भेजना स्टार्ट कर दिया है और बच्चे पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो उनका रहन सहन हो, या उनका खान पान हो, या उनका जो उनके दोस्त वगैरह हैं उनके साथ बैठने का जो सिस्टम हो, उसके हिसाब से वो बच्चे अपने जो मूल रूप से जिनको पढ़ना चाहिए था उस पढ़ाई से दूर होकर के, वो चाहे बाल श्रम हो, चाहे भिक्षावर्ती हो, या छेड़छाड़ की जो घटनाएं रोज़ अपन टीवी में और अखबार में देखने को मिलती है, वो सब चीज़ें में बच्चे इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामले हैं। अभी जो बच्चे, कई बच्चे तो ऐसे हैं
जो मतलब चोरी की डकैती के लगातार ऐसे प्रयास लगातार करते हैं, उनको यूज किया जाता है। वो बच्चे नहीं होते, ऐसे अपराधी होते नहीं हैं, लेकिन बच्चों को यूज किया जाता है और वो यूज करने वाला जो नेटवर्क है वो दूसरा होता है। तो उनको भी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको भी जहाँ भी कोशिश हो उनके पीछे का वो नेटवर्क मिले और उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। सर, ऐसे लोग जो जानबूझ करके बच्चों की तलाश करते हैं ताकि उन्हें अपराधों में यूज़ किया जा सके, अपराधों में संलग्न किया जा सके, उनसे भीख मंगवाई जाती है, तस्करी की जाती है, अलग अलग तरीके की नशीली दवाओं को उनका इधर उधर करवाया जाता है ताकि वो उन्हें सेल कर सके। बच्चे बहुत ही कोमल मन के होते हैं, उन पर इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है, उनका पूरा भविष्य खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आखिर क्या कार्यवाही की जा सकती है? जी राखी जी, देखो ये एकदम सही बात है आपकी कि बच्चे कोरे कागज़ होते हैं जी। उस पर जो भी लिख दोगे वही उसके लास्ट लाइफ लाइन तक वो चलता रहेगा। तो बच्चे, इनका एक नेटवर्क होता है, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। बहुत हाई लेवल तक मतलब बच्चों को उठा करके ले जाने वाले लोग हैं, या यूँ कहूँ कि मेला, जितने भी अपने मेले, बड़े मेले जहाँ भी मेला लगता है, चाहे वो कहीं भी हो, भीड़ भाड़ के इलाके हो, वहाँ पॉकेट मारने का काम हो, चाहे भीख मांगने का काम हो, या इसके अलावा भी नशा का सप्लाई का काम हो, या इसके अलावा यूँ कहें कि वो नशा करने का काम हो, या ऐसे कई चीज़ें जो बच्चों के माध्यम से वो अपना व्यापार चालू करने का प्रयास करते रहते हैं। लगातार सरकार भी प्रयासरत रहती है। हम राजस्थान की बात कहें तो राजस्थान में ऐसे मामले बहुत कम हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार भी, और राजस्थान सरकार के साथ बाल आयोग हो, हमारी CWC हो, इसके अलावा हमारे NGOs के साथी हैं, वो सब इसको लगातार प्रयासरत रहते हैं, जागरूकता फैलाते रहते हैं, हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करके, और वो कोशिश करते हैं। पुलिस विभाग भी इसमें काफ़ी गंभीरता के साथ, जब हम लोगों को कोई शिकायत आती है और हम उनके माध्यम से पुलिस को भेजते हैं, तो ऐसे खूब सारे मामलों में हम उनको बच्चों को रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करके सही स्थान पे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन ये तय है कि उसका जो नेटवर्क है, जो उसका मेन जो अड्डा है, यूँ कहें कि उनका जो बॉस है, उन तक पहुंचने की अभी ज़रूरत है। और वो जब तक वो नहीं, ये नहीं होगा, तब तक ऐसी कार्रवाई, मतलब ये इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहती है। बिल्कुल, मतलब टहनियों को काटने से कुछ नहीं होगा, जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है। जी बिल्कुल ठीक है सर, यदि हम हमारे देश के संविधान के बारे में बातचीत करते हैं तो हम पाते हैं कि संविधान एक ग्रंथ की तरह है। जिस तरीके से हम बाकी ग्रंथों को मान्यता देते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उसी तरीके से यदि कानून की बात करें तो संविधान में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हर आम आदमी के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं में से एक है बालकों के लिए प्रावधान। तो संविधान इस बारे में क्या प्रावधान करता है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग या बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जी, ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, वो बच्चों के अधिकारों के लिए ही बना है। स्पेशल रूप से 0 से 16, 0 से 14, 0 से 18, इन तीनों कैटेगरीज के साथ ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, वो हमें उन बच्चों के अधिकारों को संरक्षण का जिम्मेवारी देती है। आम नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है, अभिभावक की भी ये जिम्मेदारी है, स्कूल चाहे आम NGOs के साथ ही हो, या इसके अलावा कोई भी एक आम नागरिक, उनका ये कर्तव्य है कि वो उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करें। उसी जैसे मान लो 6 से 14 साल के बच्चों को धारा 24 में ये प्रावधान दिया गया है कि वो बाल श्रम नहीं करवाएं। जी। और बाल श्रम, गंभीर बाल श्रम करवाने पे उनको सज़ा का भी प्रावधान है। और लगातार कई जगह राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें सज़ा मिली है। इसके अलावा मैं कहूँ कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन राजस्थान सरकार भी कर रही है और ऑल इंडिया लेवल पे है। जो ये अधिनियम ही बना है कि RT के माध्यम से पूरे बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं,
उनको फ्री एजुकेशन मिले, और एजुकेशन के साथ साथ भी आजकल तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है। जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो जिनके घर वाले उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो जन्म से लेकर के और 18 साल तक कोई ना कोई ऐसी योजनाएं हैं कि वो बच्चा पढ़े तो निश्चित तौर पे उनको आगे जाने का या उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल। शिव भगवान जी, बच्चों के बारे में, बचपन के बारे में कहा जाता है कि बिना समझ के भी बहुत सच्चे थे हम, और वो भी क्या दिन थे जब बच्चे थे हम। तो जब इंसान बड़ा हो जाता है तब उन दिनों को याद करता है। तो इसीलिए अभी हमारी जिम्मेदारी है कि जिन बच्चों के ये दिन चल रहे हैं हम उन्हें संरक्षण दें। और इसके लिए कई बार देखते हैं कि जो परिवार है, माता पिता हैं, वही बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या फिर यदि बच्चा किसी संस्था में रहता है, वहाँ का जो संरक्षक है, वहाँ का जो इंचार्ज है, उनके द्वारा बच्चों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? जी राखी जी, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। ये सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है। सबसे पहले बच्चों के अभिभावक, जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। चाहे वो आजकल मोबाइल के काफ़ी यूज़ होने लगे हैं, तो मोबाइल के यूज़ के पीछे कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हमारे पास काफ़ी शिकायतें इस बात को लेकर के आती है कि बच्चा झगड़ रहा है, अपनी मम्मी से झगड़ रहा है। झगड़ क्यों रहा है? कि उसको मोबाइल नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो मेरा दर्शकों के माध्यम से या डीडी न्यूज़ के माध्यम से ये उन जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि वो अपने बच्चों का मोबाइल उतना ही काम में लें जितना उनको ज़रूरत है। कभी पढ़ाई के हिसाब से आजकल ज़रूरी हो गया, इसलिए उतना ही काम में लें। इतना नहीं कि उनकी हैबिट ऐसा हो जाए, हैबिचुअल हो जाए कि वो कभी किसी के साथ मारपीट तक की घटनाएं भी कर लेते हैं। और सर, हम देखते हैं कि मतलब शुरुआत जो इसकी होती है वो माता पिता की तरफ से ही होती है। जब बच्चा खाना नहीं खा रहा होता है, दूध नहीं पीता है, तो उसे मोबाइल दिया जाता है और वो जल्दी से अपना सारा खाना खत्म कर लेता है। और ये जो ट्रिक्स हैं ये आगे चल करके इतनी खतरनाक हो जाती है, इनका अंदाजा भी नहीं होता है, वो बीमारी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यही बात मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश ये करता हूँ, जहाँ मुझे जाने का मौका मिलता है या बोलने का मौका मिलता है, निश्चित रूप पे मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ बच्चों को कि बेटा तुम कुछ भी करो, ये सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं उनके लिए भी, बिल्कुल, और जो मोबाइल का स्टेटस यूज करते हैं उनके लिए भी ये मेरा संदेश भी है कि उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे जिस दिन लोग आपके साथ सेल्फी लेना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। लोग आपके स्टेटस देखना स्टार्ट कर देंगे, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि आज आप इस मोबाइल के साथ अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में यदि आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपके साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लग जाएगी और उस दिन आप सफल हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और जो भी अभिभावक हैं, विशेष तौर पे माता जो हैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल देते, मैं क्या लगातार कहता रहता हूँ कि देखो इस तरीके से बच्चे वो ऐसे बैठे रहते हैं और बैठे बैठे क्या है वो बीमारी का रूप भी धारण कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हो जाते हैं, फिर वो उनके सर्वाइकल पेन वगैरह हजार तरह की बीमारियां। और उन्हें बाहर जाकर के बच्चों के साथ खेलने के बजाय कई बार घर पे बैठ करके वो मोबाइल चलाना ज़्यादा पसंद होता है। जी बिल्कुल। अब एकांकी हो गए, बिल्कुल, परिवार जिस तरीके एकांकी होके चला जाता है वही एकांकी बच्चे होते चले जा रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे यही सोचनीय पॉइंट है, क्योंकि पहले जो परिवार थे वो सब सामूहिक परिवार थे, दादा दादी चाचा चाची मामा मामा सब लोग एक साथ बैठ करके कभी कोई कहानियाँ पुरानी सुनाते थे, कभी क्या होता, वो बच्चे उनमें घुल मिल के भी रहते थे और उनको डर भी लगता था जी, एक दूसरे का डर लगता था। आज स्थितियाँ एकांकी परिवार हो गए, सब लोग चार दो हम दो हमारे दो के परिवार के लोग बैठे हैं। अब उनमें क्या है कि बच्चे हैं, बच्चों को सिर्फ एक ही काम में लगा दिया कि तुम पढ़ो। सब लोग ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, उससे नीचे तो कोई समझौता करना ही नहीं चाहता। जी सर। तो अब आप ये बात बताओ राकेश जी, यदि इस तरीके की घटनाएं होती क्या सब लोग IAS बन पाएंगे? जी नहीं। तो अच्छे लोग बने, अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं, बिल्कुल, अच्छे व्यापारी भी बन सकते हैं, अच्छे सोशल वर्कर भी बन सकते हैं, अच्छे किसान भी बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन बच्चों की रुचि तो लेना,
अभिभावक देखते और नहीं। इसकी शुरुआत घर से ही होती है। बच्चों को बताया जाता है, देखिए शर्मा जी का जो बेटा है उसके इतने परसेंट आए हैं, तुम्हें भी इतने ही लाने हैं। जी, बिल्कुल। अब उसके सिर पर एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है। और हम देखते हैं कि यदि हम तनाव की बात करते हैं तो तनाव आज के समय में, अवसाद आज के समय में सिर्फ युवा पीढ़ी का या फिर और किसी का विषय नहीं है। बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, किशोर इसके बहुत शिकार हो रहे हैं। सर, इससे कैसे निपटा जा सकता जी है? बिल्कुल, अवसाद का वास्तव में बहुत बड़ा कारण है अब जो आर्थिक युग है, और इस आर्थिक युग में बच्चों पे इतना प्रेशर कर दिया कि 90 कभी कल्पना ही नहीं करते। 90 से नीचे कोई बच्चा आ रहा है उसको तो पता ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं। जी, क्या ये क्या परिकल्पना कर रहे हैं हम लोग अपने बच्चों से? क्या हर बच्चा 100 पे आएगा? बिल्कुल। और ये कैसे संभव है? तो उसके लिए वो बच्चा जब वो 100 पे नहीं आ रहा है, चाहे वो टीचर्स मान लो, टीचर भी उसी बच्चे को ज़्यादा देखते हैं जो 90 से अबव है। प्राइवेट स्कूल में भी यही स्थितियाँ होती है कि वो उस बच्चे को अलग बैठा दिया जाता है, अलग उससे तैयारी करवा दी जाती है। उसके अलावा अपना जो बच्चा है, जो ये मान लो उसके फर्स्ट डिवीज़न तो बन गई, लगभग 60 बने, उन बच्चों को कि यार तुम तो कुछ आए ही नहीं, तुम्हारे नंबर नहीं है। अरे आए ना, 60 तो आए ना। बिल्कुल। महात्मा गांधी जी की हमेशा सेकंड थर्ड में रहे, और वो कितने बड़े आदमी बन गए, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करती। बिल्कुल। और सर, ये कंपटीशन के दौर में ये भावना और ज़्यादा घर कर रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि सीट्स किसी कोर्स के लिए या किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए 1000 हैं, उसको 1 लाख बच्चे यदि उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो पास तो 1000 ही हो रहे हैं ना, बाकी तो सब फेल ही हो रहे हैं। हाँ। अब उनका मानसिक संतुलन सही रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी? लेकिन क्या वो जो बाकी बच्चे हुए जी, अब खेलते हैं, टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी जैसे मान लो 7 खिलाड़ी हैं, 7 खिलाड़ी खेलें, लास्ट फाइनल विन तो वो 7 ही तो कर पाए, तो क्या वो बाकी लोग खेले नहीं? मेरा मानना है कि एग्जाम में तो बैठे ना, बिल्कुल, अगली बार आएगा, उसके अलावा दूसरी एग्जाम आएगी, उसमें नंबर आएगा। क्या कम से कम आपने उस कंपटीशन में भाग तो लिया? बिल्कुल बिल्कुल। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जो कमी है वो अगली बार सुधार लेगा। पर उसको इतना क्या प्रेशर करना है कि बच्चे, अब पहले कोटा सबसे ज़्यादा एजुकेशन हब के रूप में, जहाँ कोचिंग संस्थान ज़्यादा थे, अब आज जयपुर और सीकर भी उसके बहुत आगे जयपुर। देखते रहते हैं लगातार बच्चे हैं वो कितने अवसाद में कितने गलत कदम उठा रहे हैं। सर, उसका कारण यही है कि एक बच्चा चाहे उसकी जितनी भी क्षमता हो, वो अपने दिन के बहुत सारे घंटे उस पढ़ाई को दे रहा है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, फिर भी यदि उसका रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं आ पाता है तो वो अवसाद में चला जाता है, और कई बार आत्महत्याएं जैसी जो घटनाएं हैं वो भी हो जाती। बिल्कुल, ये इनसे कैसे निपटें? उसके लिए यही है कि सबसे पहले तो अभिभावकों को सोचना पड़ेगा। अभिभावक के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो बच्चा आपका है, बिल्कुल, और वो आप उसको कलेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कलेक्टर तो नहीं बनेगा, लेकिन यदि इस तरह का कोई कदम उठा लिया तो वो तो बच्चा ही चला जाएगा। जी, तो आपके पास वो जो एक हीरो है, जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वही आपके पास नहीं रहेगी, तो क्या करोगे आप इस चीज़ का? तो ये प्रेशर जो बना रहे हैं, मेरा मानना ये है कि बच्चे को अपनी आदत के अनुसार, बच्चे को अपनी मनसा के अनुसार, उसकी इच्छा क्या है उसके अनुसार पढ़ाई करवाई जाए। चाहे वो पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है उसका, वो ये कह रहा है कि मुझे तो व्यापार करना है, बिल्कुल व्यापार करो। उसको ये लगे कि नहीं बेटा तुम्हें व्यापार तो करना है, लेकिन व्यापार के साथ साथ थोड़ा सा तेरे को पढ़ाई का नॉलेज भी ज़रूरी है। अब पढ़ाई का जब नॉलेज होगा तब व्यापार अच्छा कर पाएगा, उसको समझ में आएगा कि नहीं बिल्कुल ठीक करें पापा। और ये हमारे समाज की, हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि एक स्टैंडर्ड उसके लिए सेट ना कर दिया जाए कि यदि आप डॉक्टर या इंजीनियर ही बनते हो तब भी आपको समाज में वो प्रतिष्ठा मिलेगी, अदरवाइज आपकी कोई वो नहीं है, सम्मान नहीं है, आपको कोई आदर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर ये बात एकदम ठीक बात है आपकी राकेश जी। ये कई देश ऐसे हैं जी जहाँ कोई मायना नहीं रखता पढ़ाई का, कितना बच्चा कौन क्या ला रहा है, उसमें कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं। वो ये है कि वो ये सोचते हैं कि ये बच्चा है या ये इंसान है या मानव है, उसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। अब ज़रूरी थोड़ी है सब लोग मुख्यमंत्री एक बनता है जी, बड़े खिलाड़ी भी एक बनते हैं जी, क्या ज़रूरी है सब लोग सचिन तेंदुलकर बने? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना तो ये है कि जो उस बच्चे की जिस स्थिति में है, निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ेगा,
लेकिन उसको उसके दिमाग को फ्री छोड़ेंगे तब वो अपना जो कर पाएगा कि वो जिस रास्ते पे जो जाना चाह रहा है वो रास्ता अपने आप उसको चूज कर लेगा। लेकिन उसको ध्यान ये देखना है कि अपने अभिभावक हैं वो अभिभावक ये सोचें, क्योंकि आज आर्थिक युग ऐसा आ गया कि बच्चे के पापा उसका ध्यान नहीं देते, मम्मी उसको एक ही बात बोलती है कि बस तू पढ़, बिल्कुल, इसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारा। जी सर, उस सारा प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है वो इसलिए कि पढ़ाई आप करें, आपके इतने नंबर आने ही चाहिए, उसके अलावा आपका कम से कम इतना पैकेज होना ही चाहिए, तभी समाज में आपकी अच्छी इज्जत होगी। यही तो ज़्यादा अपने लेकिन एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि बच्चों में नैतिक संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना ये है कि नैतिकता यदि नहीं है तो क्या कुछ भी, चाहे कितना ही पैसा हो, कुछ भी हो, सामाजिक रूप से यदि समाज में वो नहीं जुड़ पा रहा है बच्चा, या आने वाली पीढ़ियां, निश्चित तौर पे सामाजिक एक संरचना है, वो हर समाज की है, हर जाति की है, धर्म की है, हर संप्रदाय की है, और उस संरचना के हिसाब से यदि वो नहीं चल पा रहा है तो उसके बाद जब लास्ट टाइम पे आएगा, जब वो आज स्थितियाँ इसलिए तो ज़्यादा खराब हो रही है कि बच्चों को अपन संस्कारित नहीं बना पा रहे, और संस्कारित नहीं बना पा रहे इसलिए वृद्धाश्रम में आप देख पा रहे हैं कि वृद्धाश्रम में कितने बुजुर्ग लोग हैं जो वृद्धाश्रम में आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो ठीक से उनको संस्कार ही नहीं दे पा रहे, उनको नैतिक जिम्मेदारी माता पिता अपने काम में बिजी हैं, जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शिक्षा देते हैं, वो विद्या नहीं देते। हमें विद्या भी ग्रहण करनी होगी और ये ज़रूरी है सर, क्योंकि अवसाद के वो शिकार हो जाते हैं तो कई बार नशे की लत उनको लग जाती है, और जब नशे की लत लग जाती है तो निश्चित ही वो पतन की ओर ले जाती है। हम बच्चों को इससे कैसे रोक सकते हैं? जी बिल्कुल मैडम, ये बहुत सबसे ज़्यादा सोचनीय बात इस टाइम वर्तमान परिस्थिति में यही है, मोबाइल और नशा। जी, ये दो इम्पोर्टेंट जो बच्चों के लिए अब वर्तमान की जो समस्याएं हैं बच्चों की, वो ये दोनों ही है। नशे में बच्चा क्या करता है, वही बात बच्चा नौसमझ होता है। अब क्या है कि जहाँ भी, जैसे मान लो बड़ी सिटीज़ में या एजुकेशन हब जहाँ बने हुए हैं, उनके चारों तरफ एक टीम होती है जो नशे का व्यापार करती है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, उनका पहनने का शौक। अब वो उनको देख करके बच्चे वो उनके दिमाग में वो क्लिक करता है कि यार इतनी बड़ी गाड़ी में ये घूम रहा है, कहाँ से पैसे आएंगे, मैं भी वो करूँ। वो अच्छा इंसान बनने की नहीं सोच रहा, बिल्कुल, लेकिन वो ये सोच रहा है कि यार मैं भी वो गाड़ी लेके आऊँ, और वो उसके चुंगल में फंस जाता है। जी। विशेष तौर पे वही लोग उसका यूज करते हैं। जी। फिर उसके बाद पूरा एक तालाब में एक ही मछली होती है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वही स्थितियाँ होती है कि एक बच्चा आपके पूरे ग्रुप में एक ही बच्चा यदि ऐसा मिल गया जो इस तरीके की लाइन का होगा। और सर ये चीज़ हम आए दिन अखबारों में देखते हैं कि हमें पता है, हम यदि पहले के समय से आज के समय की तुलना करें तो निश्चित ही जो हमारी साक्षरता दर है वो तो बढ़ी है, मतलब हम पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, हमारे पास आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास अब तो 5G टावर लगने वाला है। लेकिन यदि क्राइम रेट उठाएं तो देखते हैं कि क्राइम भी बढ़ रहा है। क्यों? आज तो हम शिक्षित हैं ना, पर क्योंकि हमारे नैतिक संस्कार, हमारे मूल्य हम खो चुके हैं तो अपराध बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। यही इम्पोर्टेंट है कि नैतिकता ज़रूरी है। और आज जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, ये भी मेरे मतलब लगातार देखने को मिलता है। अपन देखते हैं जो भी बड़े अपराधी होते हैं जी, वो शिक्षा उनके पास ज़्यादा होती है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे वो IIT देख लो, बिल्कुल, चाहे इसके अलावा भी कोई साहित्य, मतलब इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो इनके दिमाग में कुरापाती होते हैं, और वही बच्चे अपराध में चले जाते हैं। और जो उनकी स्किल्स हैं वो एक सही डायरेक्शन में जाने के बजाय गलत दिशा में चली जाती है, और इसीलिए वो अपराधी बन जाते हैं। और ये देखने की बात ये है कि वो बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहता है। अपन देखते हैं कि ज़्यादा बच्चा नटखट होता है, और वो नटखट बच्चे को यदि सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं तो अपना वो जो भी है वो अपने में जो उसमें जो गुण है वो दिखा पाएगा। बिल्कुल। तो वो सही प्लेटफॉर्म देना ही सही मायने में उनको सही दिशा में ले जाने का काम है। और आज का जो युग है, ये बात सही है कि शिक्षा के साथ साथ धीरे धीरे जितनी शिक्षा बढ़ी उतना अपराध भी बढ़ता गया।
जो कि नहीं होना चाहिए। हम कल्पना तो पढ़े लिखे लोग हैं। कल्पना तो महात्मा गांधी जी की कल्पना तो ये थी कि पूरा सब लोग एकजुट रहें, सब लोग एक साथ रहें, स्वराज की स्थापना हो, सत्य और अहिंसा के पथ पे सब लोग चलें, लेकिन हो उल्टा रहे। उसका कारण क्या है पता नहीं, मूल्यों का पता बस यही जिसके लिए भारत विशेष रूप से जाना जाता है। आज हमें उन्हीं संस्कारों को अपने अंदर वापस उनका बीज बोने की जरूरत है। सर, आपसे जानेंगे कि आपके आयोग के समक्ष सबसे ज्यादा शिकायतें किस विषय पर आती हैं? जी, शिकायतें आयोग के अंदर लगातार काफ़ी शिकायतें आती रहती है। आयोग में कई बच्चों के कॉल वगैरह आते हैं। आयोग में कई बच्चों की स्थितियाँ ये होती है कि जैसे मान लो वही टीसी के प्रकरण आते हैं, सबसे ज़्यादा कोई टीसी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। प्राइवेट स्कूल वाले। इसके अलावा छेड़छाड़ की घटनाएं आती है, बाल श्रम के खूब मामले आते हैं। उसके अलावा आजकल तो बहुत धीरे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता। आप तो इन चीज़ों से बहुत समय से डील कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बालकों को संरक्षण मिले और हमारे देश का सबका विकास हो? अभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभिभावक अपने बच्चे का संस्कारित बनाए, शिक्षित बनाए और सही दिशा में, वो जो जिस दिशा में काम करना चाहता है उस दिशा में जाए। बच्चों को मैं एक संदेश विशेष तौर पे ये देना चाहता हूँ कि बचपन दोबारा नहीं आएगा। आपकी जहाँ तक नज़र जाए आप दौड़ते चले जाएं, आप दौड़ते चले जाएं, आप दौड़ते चले जाएं। सर, इतनी अमूल्य जानकारी, इतना अमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको। दर्शकों, आज की चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत में कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। आर्थिक रूप से मजबूर लोग सिर्फ मजबूर नहीं, मजबूत बने और अपने बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल्स पर सामान देकर भेजने के बजाय हाथ में किताब लेकर स्कूल भेजें। चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर किसी के जन्म पर थाली बजा करके खुशी जाहिर की जाए, उनमें भेदभाव ना किया जाए और हमारे कानूनों के माध्यम से यदि बच्चों के खिलाफ कोई भी अत्याचार होते हैं तो उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। अगली बार कुछ नए विषय पर जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त लेंगे। नमस्कार।